वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे मैसूर वॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की। लास्ट क्लासेस में हमने मैसूर वॉर फर्स्ट, रीजंस, इम्पैक्ट, सिनेरियोज, मेजर प्लेयर्स, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है मैसूर वॉर में। सेकंड वीडियो में हम तीनों ही वॉर कवर कर लेंगे, मैसूर वॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या क्या हमें देखने को मिलेगा और क्या क्या हम देख चुके हैं, एक बार जरा वो देख लेते हैं, फिर हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर थे उस रीजन में और उनका क्या रोल था, किस तरीके से वो प्ले करते हैं। बैकग्राउंड हमने देखा था मैसूर वॉर का, मैसूर वॉर फर्स्ट का, जिसमें हमने विजयनगर एम्पायर का क्या रोल था और हैदर अली का क्या रोल था। बैटल ऑफ तराईकोटा किस तरीके से लिंक करता है, हैदर अली कौन थे, क्या थे, क्या किया था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। हमने देखा था कि हैदर के जो कारनामे थे उनके बाद उनका रिजल्ट रहता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1767 से 69 तक चला था। क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसे होता है यह पूरा कोर्स ऑफ वॉर, स्पार्किंग इवेंट्स, ये सब हमने देखे थे और आउटकम्स देखा था हमने एज अ ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। नाउ जब ये वॉर हो जाता है तो ट्रीटी ऑफ मद्रास में एक चीज़ डिस्कस की जाती है और एक चीज़ लिखी जाती है कि जब भी ब्रिटिशर्स पर हमला होगा तो मैसूर मदद करेगा और जब भी मैसूर पर हमला होगा तो ब्रिटिशर्स मदद करेंगे। ये मद्रास ट्रीटी का मेन आउटकम था। ध्यान रखना, एक दोनों के बीच में एग्रीमेंट है बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिशर्स कि जब भी ब्रिटिशर्स पे हमला होगा तो मैसूर मदद करेगा और जब भी मैसूर पर हमला होगा तो ब्रिटिशर्स को मदद करना होगा। ये एक तरह की ट्रीटी साइन हो गई थी। अब इस ट्रीटी के बाद 1780 और 82 में क्या ऐसा हो जाता है जो हमें देखने को मिलता है कि सेकंड मैसूर वॉर की तरफ जाना पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुई है और सेकंड जो मैसूर वॉर है 1780 में। लगभग 11 साल के अंतराल के बाद हमें ये वॉर देखने को मिलता है। कुछ रीजंस रहे होंगे, क्या क्या रहे तो रीजन्स हम देखेंगे कि बैटल ग्राउंड किस तरीके से प्ले करता है, रिजल्ट्स क्या रहते हैं, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर क्या कहती है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, उसके रीजन्स, देन ट्रावनकोर कैसे इसमें पिक्चर में आता है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास का क्या रोल रहता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है, क्या इसका इम्पैक्ट रहता है। देन लास्ट वी हैव द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। ठीक है, सब्सिडी अलायंस साइन होती है, क्या होती है सब्सिडी अलायंस वो हम देखेंगे। नेपोलियन किस तरीके से इंडियन वॉर से जुड़े हुए हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरा इम्पैक्ट जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चाहो तो लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास मैंने जैसा कि बताया कि इसमें वो ये साइन हुआ था कि ब्रिटिशर्स को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैसूर मदद करेगा और मैसूर को जब भी जरूरत पड़ेगी तो ब्रिटिशर्स मदद करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर रीजन्स की हम बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब। अरे वो मिट्टी का काम है, कब होगा? मोए फोन ही ना कर रहे, बात ही ना कर रहे हमसे। ना ना, हाँ, वो तुमने हमन दिखवाई थी मिट्टी को। वो मने कर दे उनने। वे क्या कहते? कह रहे 1,40,000 में हमारी बात है, 1,40,000 में न पड़ पाएगी मट्टी। अच्छा। हाँ, कह रहे 1,40,000 में हमारी भी बात हुई थी, हमारी मिट्टी पड़ गई कि मिट्टी नहीं पड़ी है। तो मैंने ऐसी बात चलती रही है। तो भाई 200 ट्रॉली पड़नी है, 1,40,000 में को डाल दे वो, 200 ट्रॉली। 400 रुपया, 350 रुपया तो खर्च ही आ जाएगा। और का हाँ, भाई मुझे बताओ, तुम 800 रुपये ट्रॉली से नीचे नहीं डाल पाओगे। 400 रुपया ट्रॉली तो खर्चा आएगा। 400 रुपये ट्रॉली तो किराया होएगा बाको। क्या है भाड़ा? ठीक है, डेढ़ और सौ रुपया ट्रॉली को मिट्टी मिट्टी और भरना। भरना। ठीक है, हाँ और फिर पुलिस खर्चा। हाँ। 800 से 800 तो डाल ही ना पाओगे, 8 दूनी 16, 1,60,000 की तो केवल मिट्टी डलाई डलाई हो गई। उसके बाद उसमें जेसीबी फेसीबी चलेगी। और कोई मिट्टी देखो। चलो देखा था।
रीजन्स की अगर हम बात करें तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट, सॉरी ये क्या वॉर फर्स्ट कर दिया, ये तो गलत लिख गया है, सॉरी। ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 में ये सेटअप होता है और 1782 यानी 2 साल तक चलता है। ध्यान रखना इस समय भी मैसूर का जो डिफेक्टो रूलर है वो हैदर अली ही है। ठीक है, क्या होता है 1771 में जब मराठाज इन पर आक्रमण कर देते हैं, ध्यान रखना मराठा, जब 1771 में मराठा इन पर अटैक कर देते हैं तो ये मदद मांगते हैं ब्रिटिशर्स से, कौन, हैदर अली। और ब्रिटिशर्स मदद करने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि यार हम नहीं लड़ रहे तुम्हारे साथ। ये बोलते हैं यार अभी तो हमने ट्रीटी साइन की थी, 2 साल ही तो हुए हैं ट्रीटी साइन किए हुए, और इसमें वादे हुए थे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमारी मदद करोगे। तो ब्रिटिशर बोलते हैं यार वो तो हम हार गए थे और तुमने ज़बरदस्ती वो ट्रीटी हम पे थोपी थी, हम नहीं मान रहे उसको। ठीक है, तो दैट कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ मद्रास ट्रीटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, कहा सुनी ये चलता रहता है। मेन रीजन था अटैक ऑन माहे पोर्ट। माहे उस समय मतलब माहे है मालाबार में, ठीक है, माहे है मालाबार में। ठीक है, मालाबार पोर्ट का सीन ये था बच्चे, माहे पोर्ट का, कि ये मैसूर के अंडर आता था, मैसूर का इस पर कंट्रोल था, और माहे पोर्ट को मैसूर ने दे रखा था फ्रेंच को, दैट वाज गिवन टू फ्रेंच, फ्रेंच को दे रखा था। अब क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हैदर अली जो है वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, कैसे, वेपनाइजेशन के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ये चीज़ें वो अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करता है। और हैदर अली ने ये देखा कि देखो यार ब्रिटिशर्स ना ये भरोसे के लायक नहीं है, ये ट्रीटी करके भी मुकर जाते हैं, ये बात कह के भी मुकर जाते हैं, इनसे बढ़िया तो फ्रेंच हैं, कम से कम जो कहते हैं उतना करते तो हैं सही, झूठ तो नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर से एक तो दूरी हो गई, दूसरी इन्होंने मद्रास ट्रीटी को वायलेट कर दिया। तो 2 कारण थे ब्रिटिशर से दूरी होने के और फ्रेंच के क्लोजनेस जाने के। फ्रेंच तुमको मदद कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेंच तुमको मदद कर रहे हैं हथियारों से, ट्रेनिंग से, सब चीज़ों से, जो भी पॉसिबल मदद फ्रेंच कर सकते थे उस समय वो सब कर रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंच इंडिया में ट्रेड भी कर रहे थे और वेपन्स भी लेकर आ रहे थे, तो उन्हें एक पोर्ट चाहिए था, तो हैदर अली ने उन्हें माहे पोर्ट दे रखा था। ठीक है, इसी टाइम पीरियड पर अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है, जहां पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब वॉर वहां शुरू होता है तो एनोनिमिटी यहां भी बढ़ जाती है, यहां पे भी एक दूसरे के खिलाफ वो होने लगता है क्या उसे कहते हैं, संदेह। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ संदेह होने लगता है। वो सोचता है कि कहीं ये अटैक ना कर दे, वो सोचता है ये कर क्या रहा है, मतलब एक दूसरे, समझते हो ना, 2 ट्रैवलर, तो सीन होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब फ्रेंच को ये पोर्ट दे दिया और फ्रेंच इसको ऑपरेट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, माहे पोर्ट पर अटैक कर दिया और फ्रेंच को वहां से मार पीट के भगा दिया और माहे पोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और कारण इन्होंने यही बताया कि देखो भाई फ्रेंच वाले क्या कर रहे थे कि हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई कर रहे थे, तो इसलिए हमने इन्हें भगा दिया। खैर, अब हैदर अली ओनर थे, एक तरीके से रूलर थे माहे पोर्ट के, और उन्होंने किराए पर दिया था फ्रेंच को, ब्रिटिशर्स ने आके उनसे छीन लिया। तो इसका ये मतलब हो गया कि ब्रिटिशर्स अब माहे पोर्ट के, मालाबार कोस्ट के रूलर हो गए एक तरीके से, है ना। अब ये डायरेक्ट चैलेंज था टू द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसूर। मैसूर पे एक हिस्से पर आपने कब्जा किया है तो वॉर तो बनता ही है। खैर, रिजल्ट क्या रहता है भैया, बैटल ग्राउंड सजता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हैदर अली एक तरफ है, बैकअप पे फ्रेंच है, ये सामने से नहीं लड़ते। ठीक है, बैकअप पे फ्रेंच है, ये सामने से नहीं लड़ेंगे। निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास, ये 2 प्लेयर हैं जो उस रीजन में स्टेशन है और पावरफुल प्लेयर हैं। इस समय तक मराठास पावरफुल थे, निज़ाम एक कठपुतली था, निज़ाम की कोई अपनी कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं थी। ब्रिटिश की साइड में
उनके जनरल थे सर आयरकूट, तो ब्रिटिशर्स थे। टीपू सुल्तान की एंट्री बाद में होती है। अब पूरा बैकग्राउंड चलता क्या है अब आप समझिए। जब ये पूरी रणभूमि सज जाती है तो मराठा और निज़ाम ये चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स के खाने में, तो ये हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। ठीक है, तो निज़ाम और मराठा, ठीक है, ये शुरू से ही ब्रिटिशर्स के साथ रहे। फर्स्ट मैसूर वॉर में भी ब्रिटिशर्स के साथ रहे, ठीक है। आगे चल के ब्रिटिशर्स ने के साथ मराठास के कुछ अच्छे संबंध नहीं रहते, ठीक है। ब्रिटिशर्स के मराठा एंग्लो मराठा वॉर चलता है, ठीक है। इसी टाइम पीरियड पे 80-82 तक एंग्लो मराठा वॉर चलता है। तो मराठास भी थोड़े से नाराज़ रहते हैं ब्रिटिशर्स से। निज़ाम जो मौका देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स से किस तरीके से दूर हुआ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमीशन लेते थे, तो निज़ाम भी ये सोच रहे थे कब मौका मिले। और एक तो एनोनिमिटी थी, तो इनका ये था कि इन्होंने बंगाल जीत रखा था, कर्नाटक जीत रखा था, ठीक है, और रीजन्स में इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो ये धीमे धीमे क्या कर रहे थे, जो भी राजा थे उनको अपने अधीन करते जा रहे थे। तो मराठा निज़ाम ने ये देखा, और मराठा निज़ाम इस बार ध्यान रखना इस बैटल ग्राउंड में साथ देते हैं मैसूर का, यानी हैदर अली का। ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देते, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देते, ठीक है। एक वॉर होता है पोर्टो नोवो, इसमें हैदर अली की डेथ हो जाती है। मतलब डेथ क्या है, वॉर में नहीं डेथ होती है, इनकी अपने बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। एक मेजर वॉर लड़ा जाता है पोर्टो नोवो, ठीक है, जिसके वॉर के दौरान, इस वॉर के दौरान हैदर अली की डेथ हो जाती है। हैदर अली को रिप्लेस करते हैं टीपू सुल्तान, जो उनके लड़के थे, ठीक। तो टीपू सुल्तान नए रूलर बन जाते हैं। ध्यान रखना, इतने एक साइड में मराठा हैं, निज़ाम है, और हैदर अली हैं, फ्रेंच वाले भी साथ दे रहे हैं, उसके बाद भी ये ब्रिटिशर्स को क्लियर कट मात नहीं दे पाते, हरा नहीं पाते, कंप्लीट नहीं हरा पाते, अनडिसाइसिव ये भी रहता है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है कि भाई बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ ली, हैदर अली भी चले गए, टीपू सुल्तान आए, उन्होंने भी अपना जो भी कर सकते थे वो किया, लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकल रहा, टाई पर मैच रह रहा है। तो फिर ट्रीटी साइन हो जाती है, दैट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। हमें को देखने को मिलता है हैदर अली चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको कैंसर हो जाता है दिसंबर 1782 में, ठीक। अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर क्या बोलता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ये बोलता है कि भैया जिसने जो जो जीता है युद्ध के दौरान, वो सब एक दूसरे को लौटा दी जाए, यानी म्यूचुअल रिस्टोरेशन ऑफ टेरिटरीज हो जाता है, ठीक। तो टेरिटरी रिटर्न कर दी जाती है। सेकंड मैसूर वॉर क्या बोलता है, सेकंड मैसूर वॉर बोलता है कि हैदर अली जा चुके हैं और टीपू सुल्तान राजा बन चुके हैं। मराठा निज़ाम ये मैसूर के साथ लड़े थे, मैसूर से मिलकर लड़े थे, है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब नेक्स्ट वॉर शुरू होता है हमारा 1790 में, दैट इज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, 1790 से 92 तक। अब ये वो दौर था जब मराठास की डिक्लाइनिंग फेज में थे। ध्यान रखना, इस समय तक तो मराठा मजबूत स्थिति में है, ठीक है। निज़ाम तो ऑलरेडी आउट है, निज़ाम का तो बस नाम लेके चल रहे हैं। मराठा ऑलरेडी डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं बचा है, ठीक है। तो एक तरीके से मराठास क्या हैं, थोड़े लालची से हो गए हैं, है ना, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे हैं ज़्यादा और ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग हुए हैं, ठीक है। रीजन क्या रहता है, मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉयलेट कर दी जाती है। किसके द्वारा वॉयलेट कर दी जाती है, टीपू सुल्तान के द्वारा। जो ट्रीटी थी कि टेरिटरीज को म्यूचुअली रिस्टोर कर दिया जाएगा, तो टीपू मान जाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं लौटा रहे, है ना।
दैट कंस, क्योंकि तुमने भी पहले एक ट्रीटी नहीं माने हो तो हम क्यों माने। तो टीपू सुल्तान का ये सीन था। टीपू सुल्तान आप ये बोल सकते हो कि ठीक थे, मतलब अच्छे राजा थे, लेकिन हैदर अली ज़्यादा बढ़िया थे। कारण है, टीपू सुल्तान को पढ़ाई को मौका मिला, उन्होंने पढ़ा भी सब चीज़ें, लेकिन हैदर अली का तुम देखोगे कि हैदर अली ने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं, स्पेस में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, साइंस एंड टेक में जो चीज़ें चल रही हैं, उनमें इंटरेस्ट था। सेम तरीके से टीपू का भी था, है ना। आपको नासा में टीपू सुल्तान की और हैदर अली का फ़ोटो आज भी देखने को मिल जाएगा कि भैया ये उस समय रॉकेट बना रहे थे टीपू सुल्तान। वो है इनकी पर्सनैलिटी, ठीक है। वॉल्यूशन ऑफ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, है ना। फिर आता है त्रावणकोर इशू। अब त्रावणकोर क्या बोलता है? त्रावणकोर बच्चे त्रावणकोर के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं मैसूर के, ठीक है। त्रावणकोर के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं मैसूर के। अब क्योंकि त्रावणकोर अंडर प्रोटेक्शन था ब्रिटिशर्स के, और मैसूर के साथ जब ये बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे थे तो टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। इम्पैक्ट ये निकला कि ब्रिटिशर्स ने इसको कंसीडर किया एज ए अटैक ऑन ब्रिटिश अथॉरिटी, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। लड़ाई त्रावणकोर मैसूर की थी, लेकिन ब्रिटिशर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर से बैटल ग्राउंड सजता है। अब फिर से नज़रें होती हैं कि मराठा और निज़ाम किस तरफ जाएंगे। तो भैया इस बार मराठा और निज़ाम चुनते हैं ब्रिटिशर्स को कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कारण था, निज़ाम एक पपेट था, है ना, और मराठा उस समय तक कमज़ोर हो चुके थे। ब्रिटिशर्स उनको प्रॉमिस करते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि हम अटैक करेंगे मैसूर पर, तुम जितना जीतना चाहो उतना जीत जाना, जितना जीत लोगे उतना टेरिटरी तुम्हारी, तुमको भी कुछ टेरिटरी का हिस्सा दे देंगे। तो मराठा सोचते हैं अगर बिना लड़ाई कुछ काम हो सकता है तो बहुत बढ़िया, है ना, टेरिटरी तो मिल ही जाएगी, जमीन तो मिल ही जाएगी हमें, है ना। यही प्रॉमिस निज़ाम को भी किया जाता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस बार प्रॉमिस देके इन्हें अपने साथ ले लेते हैं। अब टीपू सुल्तान रह गए अकेले, फ्रेंच का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर रह गया, ठीक है। रिजल्ट ये निकलता है कि टीपू सुल्तान बुरी तरह हारते हैं। टीपू सुल्तान बुरी तरह हारते हैं, मजबूरी में एक ट्रीटी साइन करनी पड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। वॉर इंडेमनिटी इंपोज कर दी जाती है। वॉर इंडेमनिटी का मतलब जो युद्ध के दौरान खर्चे हुए हैं ब्रिटिशर्स के, उन खर्चों को टीपू सुल्तान उठाएंगे, मैसूर उठाएगा। आधा किंगडम ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेते हैं कि भैया ये पेनल्टी हो गई, ठीक है, तुमने वॉर शुरू किया था, तुम्हारा आधा राज्य हमारे पास रहेगा, ये पेनल्टी हो गई। और 3 करोड़ रुपए तुम हमें इमीडिएट दोगे, बाकी जो पैसा है वो तुम हमको इंस्टॉलमेंट में दोगे। इंस्टॉलमेंट में अगर तुमने नहीं दिया तो हम गारंटी के तौर पर तुम्हारे 2 बच्चे, तुम्हारे 2 लड़के अपने पास गिरवी रख रहे हैं। जब पूरा इंस्टॉलमेंट दे देना वॉर इंडेमनिटी का, तब ये बच्चों को छुड़ा ले जाना। ये बड़ी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी टीपू सुल्तान की। वैसे तो एक बात समझो, जितना डिप्लोमेटिक व्यक्ति हैदर अली था उतना टीपू सुल्तान नहीं था, समझना। टीपू सुल्तान ने कोई मेजर वॉर नहीं लड़ा, एक लड़ा जिसमें बुरी तरह हारे हैं, ठीक है। हैदर अली ने 2 वॉर लड़े और दोनों में ही वो लगभग जीते ही हैं। मैसूर वॉर फर्स्ट, मैसूर वॉर सेकंड, 2 लड़े और दोनों में वो लगभग जीते। टीपू सुल्तान 1 वॉर लड़े, बुरी तरह हारे, अपना आधा राज्य दे दिया, वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ी, अपने बच्चों को गिरवी रखना पड़ा। दैट वॉज द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। अब ये जो वॉर हुआ था ये 1792 में हुआ था, ठीक है, 1792 में। 4th एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में। अब कहोगे सर ये 7-8 साल बाद तुरंत वॉर इन्होंने कर दिया, क्या रीजन रहा होगा? देखो, मैसूर एक तरीके से खत्म हो चुका है, पावर उसके पास बची नहीं है, ठीक है। निज़ाम ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मराठाज ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं,
बंगाल ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है, मुगल्स ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं इस टाइम पीरियड तक, ठीक है। अवध सरेंडर कर चुका है। आप मेजर जो भी उस समय किंगडम थे वो सब सरेंडर कर चुके थे ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने एक नया सिनेरियो लेकर आए, नई स्कीम लेकर आए, जिसे बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस। क्या बोला जाता है? सब्सिडरी अलायंस। और लॉर्ड वेलेस्ली उस समय तक आ गए थे, है ना, और सब्सिडी अलायंस को वो काफ़ी इम्पोज कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो ये स्कीम कौन लेकर आते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये सब्सिडी अलायंस होती क्या है? सब्सिडी अलायंस एक तरीके की ट्रीटी है, एक तरीके का एग्रीमेंट है बिटवीन किंगडम ऑफ इंडियन किंगडम और या इंडियन किंग वर्सेस ब्रिटिशर्स। इसमें ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि देखो साहब, ऐसा है कि तुम पर ना तुम्हारे पड़ोसी देश हमला कर देंगे और तुम्हारी टेरिटरी छीन लेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं। किससे? इंडियन किंग से बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे आसपास बहुत दुश्मन हैं और तुम्हारी टेरिटरी पर हमला कभी भी हो सकता है ना, तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारी टेरिटरी को हम बचाएंगे। अब किंग ने बोला भैया कैसे बचाओगे? तो आप एक काम करो, हमारे साथ सब्सिडी अलायंस साइन कर लो, जिससे होगा ये कि हमारी आर्मी आपके यहाँ रहेगी, आपके प्रोविंस में रहेगी, आप उसको खाना खिलाओगे, आप उसका मेंटेनेंस करोगे और वो आपके लिए लड़ेगी, है ना, वो आपके लिए लड़ेगी। देखो ओरिजिनली क्या है, सब्सिडी अलायंस वाला जो ट्रीटी है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये लेकर आए थे डुप्लेक, ठीक है। मैंने बताया था फ्रेंच गवर्नर कर्नाटक वॉर में डुप्ले इसको इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लेकर आए थे, इसको पॉपुलराइज किया, जमीन पर उतारा, वो उतारा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या बोलती है सब्सिडी अलायंस? ये बोलती है कि सर देखो तुम्हारे राज्य में हमारी सेनाएं रहेंगी, ठीक है, जिनका खर्चा तुम उठाओगे, जिनको तनख्वाह तुम दोगे, पेंशन तुम दोगे, खाना तुम दोगे और ये तुम्हारे लिए लड़ेंगे, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब लड़ोगे ये हम तय करेंगे। कब तुम वॉर करोगे, व्हेन यू विल स्टार्ट वॉर, व्हेन यू विल एंड द वॉर, दैट वी विल डिसाइड। पहली शर्त। दूसरी शर्त, आप हमसे बिना पूछे एक्सटर्नल रिलेशन नहीं रख सकते हो, किसी और राज्य से संपर्क संबंध नहीं रख सकते हो। हमसे पूछोगे, हमें बताओगे, हम कहेंगे वो करोगे, ठीक है, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, तुम्हारे राज्य में ब्रिटिशर्स के सिवा कोई और यूरोपियन नहीं होना चाहिए, कोई और यूरोपियन कंपनी, कोई और यूरोपियन से आप संपर्क नहीं करोगे, सिर्फ आप हमसे बात करोगे, और कोई यूरोपियन नहीं होगा आपके राज्य में। नेक्स्ट इनकी जो शर्त थी कि एक हम ऑफिसर आपके कोर्ट में बैठाएंगे, आप जहां पर आपका राज दरबार लगता है वहां पर हम इसे बैठाएंगे, और आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये सब चीज़ों पर नज़र रखेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा लेकिन नज़र रखेगा, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि आप क्या कर रहे हो। ये हम आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आर्मी ब्रिटिशर्स की काम करेगी, ब्रिटिशर्स के कहने पर खर्चा उठाएगा राजा। ये है दिमाग, ठीक है। अब क्योंकि ज़्यादातर राजा इनके अधीन हो चुके थे, हार मान चुके थे इनसे, तो इन्होंने जो बोला मजबूरी में उन्हें वो साइन करना पड़ा, मजबूरी में साइन करना पड़ा। मैसूर रह गया था, मैसूर को बोला भाई साइन कर दो, तो मैसूर ने बोला कि हम नहीं, ये साइन नहीं करेंगे। तो फिर वैसे ही ये सरेंडर हो चुके, वैसे इनकी पावर खत्म हो चुकी है मैसूर वालों की, टीपू सुल्तान की। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर शुरू कर देते हैं, बोलते हैं अब खत्म ही करो, क्यों साइन करवाएं हम इनसे, लेट्स फिनिश देम। अब इन्होंने कुछ बहाने दिए कि देखो साहब, ये जो टीपू सुल्तान है ये फ्रेंच के ज़्यादा क्लोज है, फ्रेंच में उस समय चल रहा था 1799 में
फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, है ना, और नेपोलियन उस समय पावर में था, नेपोलियन के साथ अच्छे संबंध थे। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब, वहाँ का एक तरीके से कह सकते हो कि संगठन था एक, है ना, उसे ज्वाइन कर रखा था फ्रेंच संगठन को, जो कि आज़ादी की और फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता था, जैकोबिन क्लब, उसे ज्वाइन कर रखा था। वहाँ के न्यूज़पेपर ये पढ़ता था, यानी काफ़ी क्लोजनेस थी फ्रेंच की साथ, है ना। तो जब ये लड़ रहा था, जब ये वॉर शुरू होने वाला था 1799, तो इसने एक लेटर लिखा नेपोलियन को, देखो भाई ऐसा है कि आप हमारी मदद करने आ जाओ। और नेपोलियन 1799 और 1800 में इजिप्ट में था। उसने प्रॉमिस किया कि देखो हम यहाँ से जैसे ही फ्री होते तुरंत तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। अब ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पता चल गई कि भैया ये तो फ्रेंच के नेपोलियन को बुला रहा है। और नेपोलियन ने उस समय ब्रिटिशर्स की यूरोप में ढंग से धुलाई कर रखी थी। मतलब अगर ब्रिटिशर्स किसी डरते थे तो वो सिर्फ नेपोलियन से डरते थे। और जब उन्होंने देखा यार ये तो नेपोलियन को इंडिया में बुला रहा है तो इंडिया से हमारा पत्ता कट जाएगा, दैट गिव द रीजन, दैट गिव द स्पार्किंग मूवमेंट फॉर द बैटल ग्राउंड। ठीक है, टीपू सुल्तान ने मदद मांगी, नेपोलियन ने मदद के लिए हाँ बोल दी, लेकिन नेपोलियन बिजी था, वॉर के लिए नहीं आ पाया। उसने बोला मैं मदद भेजूंगा, लेकिन जब तक भेजी तब तक बहुत देर हो गई थी। ठीक है, वॉर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है और टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और जो हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन्होंने जो अपनी ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश की थी उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है। एक और रीज़न था, जैसे मैंने आपसे कहा था वोडेयर फैमिली, चिक्क राजा, कृष्ण राजा, ये उस समय राजा हुआ करते थे 66 तक। उसके बाद और राजा बनते हैं 1795 में इनका राजा मर जाता है, वोडेयर फैमिली का राजा मर जाता है। और टीपू सुल्तान वोडेयर फैमिली के किसी भी व्यक्ति को राजा स्वीकार नहीं करते। दैट गिव वोडेयर फैमिली टू मेक अलायंस विद ब्रिटिशर्स, कि भैया हमको राजा नहीं मान रहा है यार, ये तो इसका बाप जो करता था मन मर्जी करता था, हम कुछ नहीं बोलते थे, ये भी मन मर्जी कर रहा है, हम भी कुछ नहीं बोल रहे, है ना, लेकिन हम तो राजा हैं यार, हमको तो राजा मान के रखो। दैट गिव एन एक्सक्यूज। तो 2-3 एक्सक्यूज मिल गए थे। पहला, नेपोलियन के साथ क्लोजनेस, ठीक है। दूसरा, सब्सिडी अलायंस इस्टेब्लिश करना है। तीसरा, वोडेयर फैमिली के साथ धोखेबाजी टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान ने बोला कि नहीं, कोई वोडेयर फैमिली नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ सो, ठीक है। तो ये लोग थोड़े परेशान हो गए, है ना। वॉर शुरू होता है और वॉर शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाते हैं, फिनिश। जब टीपू सुल्तान ख़त्म हो जाता है उसके बाद वोडेयर फैमिली के एक व्यक्ति को ये राजा बनाते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स, और उसके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं, ध्यान रखना, ना तो हैदर अली ना ही टीपू सुल्तान कभी ऑफिशियली राजा नहीं बने थे, ये बाय डिफेक्टो रूलर रहे, ये कभी ऑफिशियली राजा नहीं बने। तो वोडेयर फैमिली के साथ सब्सिडी अलायंस साइन हो जाती है और दैट एंड मैसूर। अब देखो तुम्हें एक चीज़ बताऊं, इस पूरे वॉर से हमें सीखने को ये मिलता है बच्चे कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। आज जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है, हो सकता है कल वो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, और हो सकता है परसों तुम्हारे फिर साथ में खड़ा हो। हमने देखा मैसूर वॉर फर्स्ट में निज़ाम और हैदराबाद और मराठास ये ब्रिटिशर्स के साथ थे, सेकंड में ये आ जाते हैं मैसूर के साथ, थर्ड में फिर से पहुंच जाते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, और फोर्थ में तो फिर इनका कुछ है ही नहीं, ये तो फिर बेचारे ब्रिटिशर्स के कदमों में बिछे पड़े हैं, है ना। तो दैट एंड मैसूर, ठीक है, बताता है ये वॉर क्या बताता है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड दो नो परमानेंट एनिमी। आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। हैदर अली की स्किल्स देखो, निज़ाम और हैदराबाद को उनके कैंप से उठाकर अपने कैंप में ले आए, अपने पास ले आए। टीपू सुल्तान उतने एक्टिव नहीं रहे, ब्रिटिशर्स के पास दोबारा से निज़ाम हैदराबाद पहुंच जाते हैं, है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैसूर वॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वॉर में बात करेंगे। आज के लिए इतना है।